नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन। और मैं आज आपके सामने नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है वैज्ञानिकों द्वारा अवचेतन मन का इस्तेमाल। इसके पहले हमने देखा अवचेतन मन सफलता में करता है सहयोग। इसको जाके आप देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूजफुल है, जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड कर सकती है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। बहुत से वैज्ञानिक अवचेतन मन के सच्चे महत्व को जानते थे। एडिसन, मार्कोनी, कैटरिंग, पोइनकेरे, आइंस्टीन और कई अन्य वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कर चुके थे। इन प्रयोगों के द्वारा उन्होंने ऐसा ज्ञान और जानकारी प्राप्त की जिससे वे आधुनिक विज्ञान और औद्योगिक जगत के लिए महान उपलब्धियां पा सके। शोध बताते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति को कर्म में बदलने की योग्यता ही महान वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सफलता का राज है। एक उदाहरण मशहूर केमिस्ट फ्रेडरिक वॉन स्ट्रेडोनिट्ज के जीवन का है। उन्होंने अवचेतन मन के इस्तेमाल से अपनी कई बड़ी समस्याएं हल की थी, जो कि इस प्रकार है। वे काफी समय से बेंजीन नामक हाइड्रोकार्बन के 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन को व्यवस्थित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, परंतु वे उसको उपाय नहीं खोज पा रहे थे। आखिरकार थक हार कर उन्होंने मामले को अपने अवचेतन मन को सौंप दिया। कुछ ही समय बाद जब वे लंदन की बस में चढ़ने वाले थे तो उनके अवचेतन ने उनके दिमाग में छवि प्रस्तुत की। इससे उन्होंने सांप की तरह छवि देखी जो अपनी ही पूंछ को काट रहा था और चक्के की तरह गोल गोल घूम रहा था। अवचेतन मन के इस जवाब के जरिए उन्हें हल मिल गया और उन्होंने परमाणुओं का गोलाकार संयोजन किया, जिसे अब बेंजीन रिंग नाम से जाना जाता है। कैसे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने आविष्कार किए। निकोला टेस्ला विद्युत के क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अद्भुत आविष्कार किए। उनके मन में जब नए आविष्कार के लिए विचार आता था तो वे उस पर अपनी कल्पनाएं गढ़ने लगते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अवचेतन मन उसे पूरी तरह तैयार कर चेतन मन तक पहुंचा देगा, जिससे वास्तविक रूप से बनाना संभव हो जाएगा। हर संभावित सुधार पर शांति से मनन करने की वजह से गलतियां सुधारने में उनका बिल्कुल समय नहीं लगा और अपने साथ काम करने वाले तकनीशियनों को वे अपने मस्तिष्क से निकला आदर्शपूर्ण प्रोडक्ट दे पाए। वे बताते हैं, मेरा यंत्र हमेशा मेरी कल्पना के अनुरूप ही काम करता है। पिछले 20 सालों से मैं इसका एक भी अपवाद नहीं हुआ। प्रकृति वैज्ञानिक ने अपनी समस्या कैसे सुलझाई। प्रसिद्ध अमेरिकी प्रकृति वैज्ञानिकों में से एक प्रोफेसर एगेसिज ने अवचेतन मन की लगातार कार्य करने की क्षमता को नींद में महसूस किया। निम्नलिखित उदाहरण एगेसिज की जीवनी से लिया गया है, जिसे उनकी विधवा पत्नी ने लिखा है। वे 2 सप्ताह से एक पत्थर के टुकड़े पर संरक्षित फासिल फीस की धुंधली छाप को समझने का प्रयत्न कर रहे थे। थकने और परेशान होने के बाद उन्होंने आखिरकार अपना काम एक तरफ रख दिया और उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। कुछ दिन बाद आधी रात को जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने पाया कि सपनों में उन्होंने उसी मछली को देखा था जिसमें सभी खोए हुए अंग पूरी तरह से दिख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उस छवि को याद करने की कोशिश की तो वह उन्हें पूरी तरह याद नहीं आई। फिर वे सोचकर जार्डिन डेस प्लांटेस के पास एक बार फिर उस छाप को देखने गए, ताकि हो सकता है कि उससे उन्हें सपना याद आ जाए। यह प्रयास काम नहीं आया, क्योंकि धुंधला रिकॉर्ड पहले जितना ही अस्पष्ट था। अगली रात को मछली उन्हें दोबारा दिखी, लेकिन परिणाम पहले से ज्यादा संतोषजनक नहीं थे। पहले की तरह ही जागने पर छवि गायब हो गई। इस उम्मीद में कि शायद वह छवि तीसरी बार दिखाई दे, तो उन्होंने सोने से पहले अपने पलंग के पास एक पेंसिल और कागज रख लिया, जिससे वे तुरंत उस तस्वीर को उकेर सके। उनके विचार के अनुरूप ही मछली एक बार फिर उनके सपने में आई। पहले तो अस्पष्टता से, लेकिन बाद में इतनी स्पष्टता से कि उन्हें इसके जैविक अंगों के बारे में जरा भी शंका नहीं रह गई थी। आधे सपने और पूरे अंधेरे में उन्होंने बिस्तर के पास रखे कागज पर मछली की आकृति बना ली। सुबह जब वे जागे तो रात वाली स्केच में ऐसे अंग देखकर हैरान रह गए जिनके बारे में उन्हें लगता था कि फासिल में इनका मिलना असंभव था। वे जल्दी से जार्डिन डेस प्लांटेस के पास गए। स्केच के मार्गदर्शन से उन्होंने पत्थर की सतह को छेनी से छिला, जिसके नीचे मछली के बाकी अंग छिपे हुए थे। जब मछली पूरी तरह से बाहर आ गई
तो यह उनके सपने और स्केच के अनुरूप निकली तथा वे आसानी से इसका वर्गीकरण कर पाए। डॉक्टर ने मधुमेह की समस्या सुलझाई। कुछ वर्ष पूर्व मुझे एक पत्रिका का लेख दिखाया गया जिसमें इंसुलिन के आविष्कार की जानकारी दी गई थी। लेख का सारांश कुछ इस प्रकार था। करीब 40 वर्ष पूर्व मशहूर कनाडाई डॉक्टर और शोधकर्ता डॉक्टर फ्रेडरिक बेटिंग अपना पूरा ध्यान डायबिटीज की समस्या का हल ढूंढने में लगा रहे थे। उस वक्त तक चिकित्सा विज्ञान इस बीमारी की रोकथाम का कोई प्रभावी उपाय नहीं सुझा पाया था। डॉक्टर बेटिंग ने इस विषय पर प्रयोग करने और इस पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन में काफी समय लगाया। एक रात को वे थक कर सो गए थे। नींद में अवचेतन मन में उन्हें निर्देश दिया कि वे कुत्तों की खराब हो चुकी पैनक्रियाटिक डक्ट से अवशेष निकाल लें। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने इंसुलिन को खोज लिया जो आज लाखों लोगों की मदद कर रही है। आप ध्यान दें, डॉक्टर बेटिंग काफी समय से चेतन मन से इस समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। आखिरकार उनके अवचेतन ने इसके अनुरूप प्रतिक्रिया कर दी। हालांकि इससे यह तात्पर्य नहीं है कि आपको हमेशा रातों रात जवाब मिल जाएगा। हो सकता है जवाब कुछ समय तक नहीं मिले, लेकिन आप हताश नहीं हो। हर रात सोने से ठीक पहले समस्या अपने अवचेतन मन के हवाले इस तरह करते रहें जैसे आपने ये काम पहले कभी नहीं किया हो। समाधान में देर होने का कारण यह हो सकता है कि आप इसे बहुत बड़ी समस्या मान रहे हो। आपका शायद ही विश्वास हो कि इसका समाधान मिलने में बहुत समय लगेगा। आपका अवचेतन मन समय और स्थान के बंधन से परे है। ये यकीन करते हुए सोने जाए कि आपको जवाब अभी मिल गया है। ये घोषणा नहीं करें कि जवाब का भविष्य में इंतजार करना पड़ेगा। परिणाम में आस्था रखें। इस पुस्तक को पढ़ते समय अभी विश्वास करें कि आपकी समस्या का जवाब है, एक आदर्श समाधान है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैसे रूस के कंसंट्रेशन कैंप से बचकर निकला। डॉक्टर लोथार वान ब्लैंकस्वीट प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे और वो प्रतिष्ठित रॉकेट सोसाइटी के सदस्य थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे अवचेतन मन के प्रयोग से रशियन कैंप से आजाद हुए और मृत्यु से बचे। वे लिखते हैं, मैं रूस की एक कोयला खदान में युद्ध बंदी था और मैं जेल में अपने चारों तरफ लोगों को मरते देख रहा था। क्रूर पहरेदार, दम्भी अफसर और चालाक कम्युनिस्ट अफसर हम पर नजर रखते थे। कुछ मेडिकल जांचों के बाद हर व्यक्ति के लिए कोयले का कोटा तय कर दिया जाता था। मेरा कोटा 300 पौंड प्रतिदिन था। अगर कोई कैदी अपना कोटा पूरा नहीं करता था तो उसे मिलने वाले थोड़े से राशन में भी कटौती कर दी जाती थी और कुछ समय वे कब्र में पहुंच जाता था। मैं वहां से भागने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैं जानता था कि मेरा अवचेतन मन किसी न किसी तरह कोई रास्ता खोज लेगा। जर्मनी में मेरा घर तबाह हो गया था। मेरा परिवार खत्म हो गया था। मेरे सभी मित्र और साथी या तो युद्ध में मर चुके थे या फिर कंसंट्रेशन कैंपों में थे। मैंने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं लॉस एंजलिस जाना चाहता हूँ और तुम्हें रास्ता खोजना होगा। मैंने लॉस एंजलिस की कल्पना की और मुझे कुछ सड़कें और इमारतें बहुत अच्छी तरह याद थी। मैं उन्हें याद करने लगा। हर दिन हर रात में कल्पना करता था कि मैं विल्सायर रोड पर एक अमेरिकी लड़की के साथ टहल रहा हूँ जिससे मैं युद्ध से पहले बर्लिन में मिला था। अब वह मेरी पत्नी है। मेरी कल्पना में हम स्टोर्स में गए, बसों में यात्रा की और रेस्तरां में भोजन किया। हर रात में खास तौर पर अपनी काल्पनिक अमेरिकी कार में लॉस एंजलिस की सड़कों पर इधर से उधर घूमता था। मैंने यह सब बहुत स्पष्ट और वास्तविक बना लिया। मेरे मस्तिष्क में तस्वीर उतनी ही वास्तविक थी जितना कि कंसंट्रेशन कैंप के बाहर लगा पेड़। हर सुबह प्रमुख पहरेदार लाइन में खड़े सभी कैदी को गिनता था। एक दिन जब वह गिनती कर रहा था, 1 2 3 आदि, जब 17 नंबर पुकारा गया जो मेरा क्रम था तो मैं अलग खड़ा हो गया। इस बीच पहरेदार को किसी ने 1 आध मिनट के लिए बुलवा लिया और वापस लौटने पर उसने गलती से अगले आदमी को 17 नंबर के रूप में गिन लिया। जब शाम को कैदी लौटे तो उनकी संख्या पूरी निकली। किसी को पता नहीं चला कि मैं गायब हूँ और मैं जानता था कि यह पता चलने में उन्हें काफी समय लगेगा। इससे पहले कि किसी को पता चले मैं कैंप से बाहर निकल गया और 24 घंटे तक पैदल चलता रहा और अगले दिन मैंने खाली गांव में हम आराम किया। मैं मछली पकड़कर कुछ जंगली पक्षियों का शिकार करके जिंदा रहा। मैंने पोलैंड जाने वाली कोयले की ट्रेन देखी और रात को उनमें चढ़ गया। आखिरकार मैं पोलैंड पहुंच गया। कुछ दोस्तों की मदद से स्विट्जरलैंड के लुसन में पहुंचा। एक शाम लुसन के पैलेस होटल में
मैंने एक अमेरिकी युवती और उसकी पत्नी से बात की। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सेंट मोनिका कैलिफोर्निया में उनके घर अतिथि के तौर पर आ सकता हूँ। मैंने स्वीकार कर लिया। फिर लॉस एंजलिस पहुंचने पर मैंने पाया कि उनका ड्राइवर मुझे विलशायर रोड तथा कई अन्य सड़कों से ले जा रहा था, जिनकी स्पष्ट कल्पना मैंने रूसी कोयला खदान में महीनों तक की थी। मैंने उन इमारतों को पहचान लिया जिन्हें मैंने अपने मन में इतनी बार देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले भी लॉस एंजलिस आ चुका हूँ। मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। मैं कभी भी अवचेतन मन के चमत्कारों पर हैरान होना बंद नहीं करूंगा। सचमुच इसके बाद ऐसे तरीके हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। कैसे पुरातत्वविद और जीवाश्म वैज्ञानिकों ने प्राचीन रहस्यों को बनाया। वैज्ञानिक जानते हैं कि आपके अवचेतन मन में इतिहास में हुई हर चीज की स्मृति है। जब वे प्राचीन खंडरों और पूर्व संस्कृतियों के लोगों द्वारा छोड़ी गई असंख्य वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, तो काल्पनिक अनुभूति और अवचेतन मन प्राचीन दृश्यों के पुनर्निर्माण में उनकी सहायता करते हैं। मृत अतीत दोबारा सजीव बन जाता है। वैज्ञानिक इन प्राचीन इमारतों के टुकड़ों को देखकर और पूर्व सभ्यताओं के बर्तनों, मूर्तियों, औजारों तथा घरेलू सामानों का अध्ययन कर उस समय के बारे में बताते हैं जब भाषा भी नहीं हुआ करती थी। तब बातचीत के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल होता था। वैज्ञानिक की पहली एकाग्रता और अनुशासित कल्पना अवचेतन मन की शक्ति को जगा देती है और उसे प्राचीन स्तंभों पर, छतों और इमारत के चारों तरफ बगीचों, तालाबों तथा फव्वारों की कल्पना करने में समर्थ बनाती है। कंकाल पर आंखें, नसों और मांसपेशियों का लवादा डाल दिया जाता है और वे एक बार फिर बोल तथा चल सकते हैं। मृत अतीत जीवंत वर्तमान बन जाता है और हम पाते हैं कि मस्तिष्क में समय या स्थान की कोई दूरी नहीं होती है। अनुशासित, नियंत्रित और निर्देशित कल्पना से आप हर युग के सबसे महान वैज्ञानिकों और प्रेरक चिंतकों के साथी बन सकते हैं। अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन कैसे पाए। जब आपको कोई मुश्किल निर्णय लेना हो या जब आप अपनी समस्या का समाधान नहीं देख पा रहे हो, तो एक बार इसके बारे में सृजनात्मक तरीके से सोचने का प्रयास करें। अगर आप भयभीत हो, चिंतित रहेंगे तो आप सचमुच नहीं सोच पाएंगे। सच्ची सोच डर से मुक्त होती है। यहाँ पर एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसके द्वारा आप किसी भी विषय पर मार्गदर्शन पा सकते हैं। मस्तिष्क को शांत कर लें और शरीर को स्थिर कर लें। शरीर को आराम से रहने को कहें। इससे आपका आदेश मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई इच्छा पहल या आत्मचिंता नहीं होती है। आपका शरीर सिर्फ एक भावनात्मक डिस्क है जो आपके विश्वासों और प्रभावों का रिकॉर्ड रखती है। फिर अपने ध्यान को थोड़ा गतिशील करते हुए अपने विचार समस्या से समाधान की ओर ले जाएं। इसे अपने चेतन मन से सुलझाने की कोशिश करें। सोचें कि आप आदर्श समाधान पर किस तरह खुशी जाहिर करेंगे। अगर आपको आदर्श जवाब इसी समय मिल जाए तो कल्पना करें कि आपको कैसा लगेगा। अपने मस्तिष्क को खुशी और संतुष्टि के इस मूड से शिथिल तरीके से खेलने दें, फिर सो जाएं। जागने पर अगर आपको जवाब नहीं मिले तो किसी दूसरे काम में जुट जाएं। संभव है किसी दूसरे काम में व्यस्त रहने पर जवाब खुद ब खुद आपके मस्तिष्क में आ जाए। अवचेतन मन से मार्गदर्शन पाने के लिए इसे सरल तरीका से ही करना सबसे अच्छा है। इसका एक उदाहरण देखें। एक बार मेरी एक कीमती अंगूठी खो गई जो पारिवारिक निशानी थी। मैंने हर जगह उसकी तलाश की लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उस रात मैंने अपने अवचेतन मन से उसी तरह बात की जिस तरह मैं किसी और से बात करता हूँ। सोने से पहले मैंने इससे कहा, तुम सब कुछ जानते हो। तुम जानते हो कि अंगूठी कहाँ है और तुम बताओगे कि वह कहाँ है। सुबह में अचानक इन शब्दों की गूंज के साथ जागा। रावट से पूछो। यह मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं रावट जो 9 साल का बच्चा है उससे अंगूठी के बारे में पूछूं, लेकिन मैंने अपने अवचेतन की आंतरिक आवाज का पालन किया और रावट से अंगूठी के बारे में पूछ लिया। रावट ने कहा, हाँ, मुझे कल खेलते समय झाड़ी में मिली थी तो मैंने इसे बस रख दिया। मुझे लगा कि ये किसी काम की नहीं है। अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब दे देगा, बशर्ते आप इस पर भरोसा करें। अवचेतन ने पिता की वसीयत तक पहुंचाया। एक युवक जो मेरे भाषण सुनता था उसने मुझे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में अपना अनुभव बताया। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। हालांकि उसकी बहन ने उससे बताया कि उनके पिता ने एक बार अपनी वसीयत बनाने का जिक्र किया था।
और उसे बताया था कि उन्होंने उसमें सभी के लिए न्यायपूर्ण बंटवारा किया था। युवक ने वसीयत को सभी जगहों पर हर तरीके से खोजा, परंतु उसे वह नहीं मिली। तब उसने सोने से पहले अपने अवचेतन मन से इस प्रकार बात की, मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन के हवाला करता हूँ। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे पिता की वसीयत कहाँ है और यह मुझे वह जगह बता रहा है। फिर उसने अपनी आग्रह को सानस में कहा, जवाब दो। उसने इसे बार बार लोरी की तरह दोहराया और जवाब दो शब्दों के साथ सोने गया। अगली सुबह जब वह जागा, उसके मन में प्रबल इच्छा जागी कि वह लॉस एंजलिस के एक बैंक में जाए। वहां उसे उसके पिता के नाम का एक लॉकर मिला, जिसमें रखे सामान को देख उसकी समस्या का समाधान हो गया था। जब आप सोने जाते हैं तो आपका विचार आपके भीतर के निहित शक्तियों को जगा देता है। मान ले आप सोच रहे हो कि क्या आपको अपना मकान बेच देना चाहिए, कोई शेयर खरीद लेना चाहिए, किसी पार्टनरशिप को तोड़ देना चाहिए, न्यूयॉर्क जाकर बसना चाहिए या फिर लॉस एंजलिस में ही रहना चाहिए, वर्तमान अनुबंध को खत्म कर देना चाहिए या नया अनुबंध कर लेना चाहिए। ऐसी उलझन हो तो यह करें, शांति से अपनी कुर्सी या अपनी ऑफिस की डेस्क पर बैठ जाएं। याद रखें, यह क्रिया और प्रतिक्रिया का शाश्वत नियम है। क्रिया आपका विचार है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का जवाब है। अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है, यह इसकी प्रकृति है। ये जवाब देता है, पुरस्कार देता है, लौटाता है। यह अनुरूपता के नियम का पालन करता है। यह विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आप सही कर्म पर मनन करते हैं तो आपको अपने भीतर ऐसी प्रतिक्रिया महसूस होगी जो आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन या जवाब होगी। जब आप मार्गदर्शन चाहते हैं तो उस समय आप शांति से सिर्फ सही कर्म के बारे में सोचें। इसका मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन में रहने वाली असीमित बुद्धिमत्ता का उस बिंदु तक प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ यह आपका प्रयोग शुरू कर दें। उसके बाद आपके कार्य की दिशा आपके कल्पनावादी ज्ञान द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है, जो सब कुछ जानता है और सब सर्वशक्तिमान है। आपका निर्णय सही होगा, आपका हर कार्य सही ही होगा, क्योंकि सही काम करने के लिए आप पर अवचेतन का दबाव है। मैं दबाव शब्द का विशेष रूप से प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि दबाव ही अवचेतन का नियम है। सही राह का रहस्य, मार्गदर्शन या सही कर्म के रहस्य का अर्थ मानसिक रूप से खुद को सही जवाब के प्रति निष्ठावान बनाना है, जब तक कि आपको अपने भीतर इसकी प्रतिक्रिया नहीं मिल जाए। प्रतिक्रिया एक भावना है, एक आंतरिक एहसास है, एक शक्तिशाली संकेत है, जिससे आप जान जाते हैं कि आप जान चुके हैं। आपने इस शक्ति का उस बिंदु तक प्रयोग कर लिया है कि अब यह आपका प्रयोग करने लगी है। अपने भीतर की कल्पनावादी बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन में काम करते समय आप असफल नहीं हो सकते या एक भी गलत कदम नहीं उठा सकते। आप पाएंगे कि आपके सभी रास्ते खुशी और शांति से भरे हैं। स्मरणीय विचार नंबर 1, याद रखें कि वह अवचेतन मन ही है जिसने सभी महान वैज्ञानिकों को अद्भुत सफलता और उपलब्धियां प्रदान की है। नंबर 2, इसे जटिल समस्या के समाधान की ओर ध्यान देकर आपका अवचेतन मन सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठी करता है और फिर समस्या को सुलझाकर चेतन मन को सौंप देता है। नंबर 3, अगर आप किसी समस्या के जवाब के बारे में परेशान हो तो इसे वस्तुनिष्ठ तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। शोध और दूसरों से जितनी जानकारी हासिल कर सकते हो हासिल करें। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो सोने से पहले इसे अवचेतन मन के हवाले कर दें, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। ये कभी असफल नहीं होता है। आपको हमेशा रातों रात जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए अपने अवचेतन से तब तक आग्रह करते रहें जब तक कि सूरज नहीं निकल आए और छायाएं गायब नहीं हो जाए। नंबर 5, जवाब में देरी आपके कारण होती है, क्योंकि कई बार आप ये सोचते हैं कि इसमें बहुत समय लग जाएगा या बहुत बड़ी समस्या है। आपके अवचेतन के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं है, यह हर समस्या का जवाब जानता है। नंबर 6, विश्वास करें कि जवाब आपके पास अभी है। जवाब की खुशी उसी तरह महसूस करें जैसा आप वास्तव में जवाब मिलने पर करते हैं। आपका अवचेतन आपकी भावना पर प्रतिक्रिया करेगा। नंबर 7, आस्था और लगन से देखी जाने वाली मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन की चमत्कार करने वाली शक्तियों के माध्यम से साकार होगी। भरोसा करें और इसकी शक्ति पर विश्वास करें, और जब आप प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होंगे। नंबर 8, आपका अवचेतन यादों का भंडार है और आपके अवचेतन में बचपन से लेकर आज तक के सभी अनुभव हैं। नंबर 9,
प्राचीन लिपियों, मंदिरों, अवशेषों और अन्य प्रतिमाओं पर मनन करने वाले वैज्ञानिक अतीत के दृश्यों को दोबारा जीवंत बनाने में समर्थ इसलिए होते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन उनकी सहायता करता है। नंबर 10, समाधान के अपने आग्रह को सोने से ठीक पहले अवचेतन मन को सौंपे। इस पर भरोसा करें, विश्वास करें, तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। यह सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। आप इसके शक्तियों पर शंका या सवाल नहीं कर रहे। 11, आपका कर्म विचार है जिस पर आपका अवचेतन प्रतिक्रिया करता है। अगर आपके विचार समझदारी भरे हैं तो आपके काम और निर्णय में भी समझदारी भरे होंगे। नंबर 12, मार्गदर्शन हमेशा भावना, आंतरिक जागरूकता, शक्तिशाली संकेत के रूप में आता है जिससे आप जान जाते हैं कि आप जान चुके हैं। ये स्पर्श का एक आंतरिक एहसास है, इसका पालन करें। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।